Hello everyone and welcome back to my channel. First of all, thank you so much for showing your love and support on the previous video. Guys, please keep supporting like this. We are soon going to upload a new subject for you all. उसकी भी हम एक playlist बनाने वाले हैं बहुत जल्दी. ठीक है, इनकम टैक्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. This is the lecture second for your income tax and today we are going to discuss about some important definitions. So definitions का नाम सुनते ही ना स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो इतना रेलिवेंट पार्ट नहीं है, वी कैन स्किप इट. बट नो, इन इनकम टैक्स यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दीज डेफिनेशंस बिकॉज जो भी हम आज डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं ये आपका पूरे हर चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स में यूज़ होने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही रेलिवेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एंड मोर ओवर ये वाले वो टर्म्स हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना थोड़ी बहुत वेटेज हमेशा कवर करते हैं. जैसे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, वो वाला जो पोर्शन होता है उसमें डेफिनेशंस ही आते हैं. तो ये सब डेफिनेशंस आपके लिए रेलेवेंट हैं. सो अच्छे से देखना वीडियो को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन विच इज़ ऑफ एन असेसी. ठीक है, असेसी जो टर्म है वो आप देखेंगे जब हम इनकम टैक्स में आगे पढ़ेंगे ना तो बार बार ये टर्म आपको यूज़ होता दिखेगा. ठीक है, अब असेसी कौन है? असेसी रेफर्स टू अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी इनकम अर्नड और एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम अंडर द एक्ट. एक्ट कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना पढ़ा है 1961. ऑल राइट, सो असेसी कौन है? बेसिकली हमने इनकम टैक्स के लिए क्या पढ़ा था? इनकम टैक्स क्या होता है? आप इनकम का एक पार्ट अपना पे करते हैं गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. सो जो इंडिविजुअल पैसा कमा रहा है और अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? असेसी. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है. वो इंडिविजुअल जो अपना टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को अगेंस्ट हिज इनकम अर्नड और द लॉसेस सस्टेन्ड, ही इज़ असेसी. इसके अलावा डेफिनेशन में आगे भी कुछ टर्म्स गिवन है, वो भी पढ़ लेते हैं. इन एडिशन इट इंक्लूड्स every person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income. All right, next point, he is the one who is liable to pay any other amount such as interest and penalty along with income tax. ठीक है, वो इंडिविजुअल जो इनकम के साथ साथ कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देने के लिए भी लाइबल है गवर्नमेंट को, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? असेसी. ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है ना इसमें एक डीम्ड असेसी की टर्म दिख रही होगी आपको, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि डीम्ड असेसी कौन होता है. अच्छा, पहले तो आप ये देखें कि डीम्ड का मीनिंग क्या होता है. डीम्ड का मीनिंग हो जाता है पॉसिबिलिटी. ठीक है, डीम्ड यानी कि कहा जा सकता है जिसको. तो यहाँ पर क्या लिखा है? अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी, वो भी डेफिनेशन ऑफ असेसी में इंक्लूडेड है. तो डीम्ड असेसी का मीनिंग इन्होंने क्या लिखा है? अ डीम्ड असेसी इज़ द वन who is liable to pay tax on the income earned by any other person. ठीक है, सो डीम्ड असेसी जिसे हम असेसी बोल सकते हैं, बट किस केस में हो सकता है ये? फॉर एग्जाम्पल, अ लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड और अ गार्जियन ऑफ अ माइनर. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ ऑफ अ पर्सन. अब जो हम नॉर्मल टर्म्स में पर्सन टर्म को यूज़ करते हैं और इनकम टैक्स में पर्सन टर्म को यूज़ करते हैं, बहुत डिफरेंस है. ठीक है, जो हमने अभी असेसी की डेफिनेशन पढ़ी वही हमें लीड करती है टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन. अब पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें ना हमें 7 कैटेगरीज गिवन है. ठीक है, वो जो 7 कैटेगरीज हैं उसके अंदर जो जो इंडिविजुअल आएंगे हम उन्हीं को सिर्फ एज पर्सन रिगार्ड करते हैं एज पर इनकम टैक्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो 7 कैटेगरीज देख लेते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ इंडिविजुअल. सेकंड इज़ HUF मीनिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है 12th में तो उनको पता होगा. ठीक है, द थर्ड टर्म वी हैव इज़ अ फर्म. फोर्थ अ कंपनी. फिफ्थ इज़ AOP और BOI. AOP means association of person and BOI means body of individual. Then we have local authority and lastly artificial judicial person. तो ये जो 7 terms हैं ये हमारा person को बनाते हैं. ठीक है, अब now look at these terms individually. तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीनिंग कोई भी नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी. ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रमन इज़ एन इंडिविजुअल. ठीक है, सिंपल. नाउ नेक्स्ट टर्म वी हैव HUF. अब HUF में क्या होता है? इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू लॉ. और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड
डॉटर्स। ठीक है, अब ये जो HUF है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं फॉर्म होता, इट अराइजेज ओनली फ्रॉम द स्टेटस। ठीक है, जो लीनियरली डिसेंडेड होते हैं कॉमन एंसेस्टर से, वो सारे मेल्स इसके अंदर आते हैं। और कौन कौन इंक्लूडेड होता है? वाइफ्स इंक्लूडेड होती हैं और अनमैरिड डॉटर्स इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, HUF एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एक हेड होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं। इसका बहुत सारा आगे आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट जितना आपके लिए रेलिवेंट है वो यही है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हम एज पर्सन रिगार्ड करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, कंपनी आप सबने सुना है, कंपनी कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, इंडिविजुअल्स जब साथ में आते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए एक कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इट ऑल्सो कैन बी डोमेस्टिक और फॉरेन। नाउ वी हैव फर्म। अब फर्म यहाँ पर किसको, मीनिंग क्या है फर्म का? ये पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म भी आपने 12th में पढ़ा होगा जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? बाय अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, दो और मोर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलकर एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, अब LLP जो है हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, नाउ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीनिंग क्या है? जब 2 और मोर पर्सन साथ में मिलकर आ रहे हैं फॉर अर्निंग द इनकम टू अचीव अ कॉमन पर्पस। ठीक है, अब वो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसी सेम होती है टर्म हमारे लिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें भी ऐसे ही होता है, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर कमिंग टुगेदर फॉर अर्निंग अ इनकम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है हमारा? AOP और BOI में मेन जो डिफरेंस होता है ना, वो इस चीज़ का होता है कि जो AOP है उसमें एनी वन कैन बी इट्स मेंबर। जो भी हमने पर्सन की डेफिनेशन में टर्म्स पढ़ी है ना, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है AOP का। बट जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसमें ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर। जो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी, एक इंडिविजुअल जो हमने टर्म पढ़ी है कि मेल फीमेल, वो ही एक मेंबर हो सकता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर। बट AOP के अंदर कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, योर फर्म, कंपनी, एनीथिंग। ठीक है, नाउ लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी क्या है? ये एक अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ने, जिसको इंटरेस्ट कर रखा है या फिर लीगली एंटाइटल्ड कर रखा है एक कॉमन एरिया में। ठीक है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, है ना, म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं आप उसको। ठीक है, अब लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए एक बार। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कॉमन पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इट इज़ एन अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी लिए हैं, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो क्या होती है? एक लोकल अथॉरिटी। लास्टली वी हैव आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इसके अंदर वो सारे पर्सन्स इंक्लूडेड होते हैं जो हमने पिछली जो 6 डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें नहीं आए। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली होते कौन है? इट इंक्लूड्स एन आइडल और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड पर्सन्स एंड इट इंक्लूड्स एन आइडल और यू कैन से अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है एक पर्सन की। नाउ मूविंग ऑन, अब जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो आपकी इस पूरी PPT की सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ ऑफ अ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये टर्म आप इतनी बार सुनने वाले हैं इनकम टैक्स में, हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, हर जगह प्रीवियस ईयर आप बार बार सुनने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता क्या है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं। द टर्म प्रीवियस ईयर refers to the financial year in which income has been earned and the next year in which that income becomes taxable is known as assessment year। ठीक है, अब पहले तो समझिए जो प्रीवियस ईयर हमने बोला है उस फाइनेंशियल ईयर को बोला है जिसमें हमने इनकम कमाई है, इन विच द इनकम हैज़ बीन अर्नड। अब एक बात बताएं, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। जैसे कि अब अगर अभी की बात करें तो 2024 चल रहा है, तो उसमें 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है नया, और वो एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 में। ठीक है, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस साल में हमने इनकम कमाई है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न करी है, वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर।
और उससे बिल्कुल नेक्स्ट ईयर जो होता है, ठीक है, फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर जो होता है, जिसमें हमारी इनकम टैक्सेबल होती है या फिर असेस की जाती है। जो हमने इनकम अर्न करी उसको असेस भी तो करेंगे ना वो लोग कि कितना आपका टैक्स बनता है, आपने एक्चुअली वो पेमेंट दी है नहीं दी है, सब कुछ चेकिंग जो होती है, तो वो कब होती है, नेक्स्ट ईयर में। तो वो साल कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंशनड है दैट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, previous year will be a period of 12 months from 1st April 2024 to 31st March 2025, ठीक है। तो जो अब हमारा प्रीवियस ईयर 31 मार्च में एंड होगा उसका असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा हमारा, 25-26, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन है जो कि बिगिन हो रहा है, मतलब जिसका स्टार्ट हो रहा है साल के बीच में, ठीक है, विच इज़ बिगिनिंग इन द मिडल ऑफ द ईयर, देन इट्स प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, क्योंकि नॉर्मली जो है आपका प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होता है, पूरा पूरा साल हम कंसिडर करते हैं। बट अगर कोई बिजनेस स्टार्ट ही मिडिल में हो रहा है साल के, तो उसका प्रीवियस ईयर उसी डेट से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बिजनेस starts on 1st September 2023, then its previous year will be a period from 1st September 2023 to 31st March 2024, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट स्लाइड पे भी दिखेगा दैट अ प्रीवियस ईयर इज़ 2023-2024, इसमें हमने इनकम कमाई है तो इसको हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर, और उससे जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट विल बी असेसमेंट ईयर, जिसमें आपकी इनकम असेस होगी, कौन सा होगा वो, 2024 to 2025, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, ठीक है। पहले ग्रॉस टोटल इनकम समझिए आप। तो GTI जो बोलते हैं हम, ग्रॉस टोटल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GTI। इसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल इनकम बिफोर एनी टैक्सेस पेड और द डिडक्शंस मेड, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की इनकम जब उसमें से टैक्स नहीं घटाया गया या फिर उसमें से डिडक्शंस कोई भी माइनस नहीं हुई हैं, वो टोटल इनकम को हम GTI बोलते हैं। अब GTI आती कैसी है, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द 5 हेड्स। अब जब आप आगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, तो इनकम टैक्स में ना 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। अब जो इनकम है वो किसी भी तरीके से कमाई जा सकती है ना, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी अ प्रोफेशन। कुछ लोग एम्प्लॉयड हैं तो उनकी सैलरी आती है, तो सैलरी के थ्रू वो इनकम अर्न कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने घर किराए पे दे रखा है, हाउस से रेंट आ रहा है, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कईयों ने किसी चीज़ में पैसा लगा रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो अदर सोर्सेज से गेन कर रहे हैं। अगर कैपिटल के थ्रू अर्न कर रहे हैं तो कैपिटल गेन आ रहा है। तो हमारे पास इनकम टैक्स में ना 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आगे हम इसे इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो ये 5 हेड्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGBP, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड लास्टली वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह सब आता है, ठीक है। तो जो ये 5 सोर्सेज से हमारा पैसा आता है, जब हम इसको टोटल कर लेते हैं कि 5 हेड से जो भी सारी इनकम आई है उसको मिला के जब हम इनकम निकालते हैं 5 हेड्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, GTI, बिना कोई टैक्सेस वगैरह माइनस किए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में क्या होता है, जो हमने GTI कैलकुलेट किया है अपना ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से जब हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, डिडक्शंस भी आप आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। डिडक्शंस बेसिकली क्या है, जो हमने सरकार ने छूट दे रखी है डिडक्शंस के फॉर्म में कि आप ये डिडक्शंस ले सकते हैं, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम GTI में से अपनी डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इज़ कॉल्ड टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें से जब हमने डिडक्शंस माइनस कर दी, जो कि आती है हमारे अंडर सेक्शन 80 के अंदर, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली 2 डिफरेंसेस हैं GTI और टोटल इनकम के बीच। इनमें एक डिफरेंस और होता है, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है ना, इट कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ, इसे हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते फिगर को। जो हमारी टोटल इनकम होती है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 में कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अगर समझिए लास्ट में आपका 56 आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे राउंड ऑफ कैसे कर देंगे, इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, तो आप उसे क्या बना देंगे, 60, ठीक है। लास्ट में आप राउंड ऑफ कर देते हैं टोटल इनकम को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ कैजुअल इनकम। अब टर्म से ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, कैजुअल
कैजुअल मीनिंग कुछ भी रेगुलर नहीं है, ऐसी मतलब सडनली टाइप लग रहा है आपको कैजुअल इनकम सुन के। अब कैजुअल इनकम कौन सी होती है? जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी है, बाय लक या फिर आप कह सकते हो बाय चांस अर्न करी है आपने, ठीक है, वो सब क्या होती है? कैजुअल इनकम्स। इसकी डेफिनेशन पढ़िए पहले। द इनकम विच इज़ अर्नड और रिसीव्ड सडनली, अनएक्सपेक्टेडली और बाय लक एंड विच इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर इज़ कॉल्ड कैजुअल इनकम। ठीक है, जो आपने सडनली अर्न करी है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपको, या फिर आप बोल सकते हैं लक के थ्रू अर्न करी है, और वो किस नेचर की है? नॉन रिकरिंग, मतलब रेगुलर नहीं है, कभी कभी हुई कभी नहीं हुई, तो अनएक्सपेक्टेड है वैसे भी, तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका वो, ठीक है, नॉन रिकरिंग है, दैट इज़ कैजुअल इनकम। अब जो कैजुअल इनकम होती है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लॉटरीज, ठीक है, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, या फिर आप समझिए जैसे कि KBC चलता है, कौन बनेगा करोड़पति, तो जो उससे वो क्या हो गया? आपका प्राइज मनी जीतते हैं आप उसमें, ठीक है, वो गेम ही है एक तरीके का, तो उससे जब आप अर्न कर रहे हैं इनकम, तो वो भी कोई रिकरिंग नेचर तो है नहीं, रेगुलर इनकम तो अर्न नहीं हो रही है आपको, तो वो भी किसके अंदर आ जाती है? कैजुअल इनकम के अंडर, ठीक है। अब इसमें जितनी भी इनकम आप अर्न करते हैं इस कैजुअल इनकम के अंदर, तो वो इनकम टैक्स चार्ज होता है उस पर एट द रेट 30%, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये किस हेड के अंदर जाता है आपका? जो अभी हमने ऊपर 5 हेड्स पढ़े थे, ये आपका जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका कैजुअल इनकम का कॉन्सेप्ट, जो कि आप बाय लक, बाय चांस, सडनली अर्न करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लगता है इस पर 30%, और एग्जाम्पल्स गिवन है आपके लिए, लॉटरीज, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। नाउ moving on to an important concept, that is agricultural income. Okay, so now what do you mean by an agricultural income? ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It may be a rent or revenue derived from a land that is situated in India and used for agricultural purposes. ठीक है, secondly, it may be an income derived from any farm or a building that is required for agricultural purposes. So basically डेफिनेशन में कह क्या रहे हैं कि कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव हो रहा है ऐसी लैंड से जो कि कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में, और वो यूज़ किस लिए हो रही है? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब इसमें 3 चीज़ें, हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं अपनों, जिनको हम 3 बेसिक कंडीशंस बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस कौन सी मिली है हमें? फर्स्टली वी हैव दैट द रेवेन्यू शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड, ठीक है। सेकेंडली, दैट लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर वो लैंड फॉरेन में सिचुएटेड है तो हम उसे एग्रीकल्चर इनकम ऑफ इंडिया नहीं मान सकते, ठीक है। थर्डली, द लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। तो किसी भी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया कब मानेंगे? जब रेवेन्यू लैंड से डिराइव हो रहा है, लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, एंड लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम या फिर डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम विद अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, तो किसी भी फॉर्म में आ जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। सेकंड स्लाइड पे हम देख सकते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की वो आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स और बैम्बूज, ठीक है। थर्डली, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। वही 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आ जाता है हमारा? ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, ये सब ऑल्दो कहीं ना कहीं लैंड या आपको रिलेटेड लगता है सुनने में, बट ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 3 बेसिक कंडीशंस हमने पढ़ी वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होती हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी एग्रीकल्चर इनकम की, नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं आपके, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। लास्टली कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में आपको दिए हैं। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि आगे आप इन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में। फर्स्टली वी हैव टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ टैक्स डन बाय एन एसएससी in such a manner that the tax liability reduces without ignoring any provision of the Income Tax Act, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ इसका मीनिंग कि हम टैक्स प्लानिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि हम कोई भी प्रोविज़न जो है इनकम टैक्स एक्ट का उसे ख़राब ना करें, उसे इग्नोर ना करें, प्लस
टैक्स लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, टैक्स प्लानिंग। सब लोग करते ही हैं ना, अपना टैक्स प्लान करते हैं कि किस तरीके से अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं हम, बट लीगली। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। सेकेंड हमारे पास है एक टर्म टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या है, इसमें भी असेसी जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द लॉ। ठीक है, बट ये भी लीगल प्रोसेस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी लॉ के अंदर लूप होल्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या वहाँ पर पैसा लगाएंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसके थ्रू हम ज़्यादा टैक्स पे करना अवॉइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, टैक्स अवॉइडेंस। लास्टली वी हैव टैक्स इवेजन। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने ये टर्म पहली बार सुनी हो, टैक्स इवेजन। सो टैक्स इवेड करने का मीनिंग क्या है, टैक्स की चोरी जो हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन असेसी रिड्यूसेस हिज टैक्स लाइबिलिटी बट विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इलीगल एक्टिविटी हो गई। आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी तो रिड्यूस कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, रूल्स और प्रोविजंस को इग्नोर करके एक्ट के। ठीक है, तो लीगल तरीके से जब आप टैक्स नहीं पे कर रहे और अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, बेसिकली टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन। इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर योर लेक्चर सेकेंड, and soon we are going to upload your lecture 3 which will be your residential status. उसमें आप basic concept भी समझेंगे पूरा residential status का, and we will also going to do some numericals. So stay tuned, subscribe to the channel, like the videos, and do send the feedback how you are liking the videos. Do comment. Thank you.